नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम यहाँ पर युक्तम फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस का आज का नया सेशन हमारे पास जो है नवीनतम बोर्ड परीक्षा के पैटर्न के आधार पर मिशन बोर्ड एग्जाम 26 के अंतर्गत हम यहाँ पर लेके आए हैं 2024 उत्तराखंड बोर्ड का प्रश्न पत्र, और इसको हम पूरी तरह से हल करेंगे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 26 तक। इस तरह से इसमें कुल 26 प्रश्न होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न आप देखेंगे तो पहले प्रश्न में आप देख पाएंगे कि ये जो पहला प्रश्न है उसमें कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस होते हैं और 10 खंड होते हैं, कहने का मतलब है। तो देख रहे हैं जैसे कि प्रत्येक खंड जो है वो एक एक मार्क्स का होता है और बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। पहले 8 इसमें, और उसके बाद अंतिम 2 जो खंड होते हैं इसके, उसमें आप देख पा रहे हैं जो च के बाद है, ये आप देख रहे हैं असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ज और झ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कथन होता है, अभिकथन होता है और कारण होता है। इनमें से आपको अभिकथन और कारण की पुष्टि करनी होती है। अभिकथन सही है, कारण सही है, या अभिकथन और कारण में से कोई गलत है, या अभिकथन कारण सही होने के बाद भी अभिकथन की पुष्टि कारण नहीं कर पाता है। तो ये सब इनके हम देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी आप शॉर्ट आंसर टाइप समझ लीजिए, बहुविकल्पीय, केवल विकल्प इसमें आपको छांटने होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 से लेकर के 2, 3, 4, 5 ये एक-एक मार्क्स के बहुत ही छोटे शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको वन वर्ड आंसर होते हैं या आपको छोटा-सा एक सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 से लेकर के, और आप देखेंगे 6, 7, 8 इनमें कुछ अथवा भी होते हैं, मतलब इसमें ऑप्शन भी होते हैं, आपके पास चॉइसेस होती हैं। और कुल मिलाकर के 15 तक, यानी कि आपके पास ये 10 क्वेश्चंस होते हैं, वो 2-2 मार्क्स के होते हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इस तरह से ये 8 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके पास 3-3 मार्क्स के होते हैं। और प्रश्न नंबर 24, 25 और 26 सबको आप अगर देखते हैं तो 24, 25 और 26 ये प्रश्न हैं, ये आपके समक्ष ये आपके होते हैं किस तरह के, मात्र ये बताते हैं आपको 3-3 मार्क्स से, 4-4 मार्क्स से, सॉरी, 12 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो छठा प्रश्न होता है, 26वां प्रश्न होता है, उस 26वें प्रश्न में आप देखेंगे कि ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, यानी कि एक पैराग्राफ आपको आपके बुक से संबंधित कुछ दिया जाता है, आपके सिलेबस से संबंधित, और उस पर आपको 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें 1-1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो कुल मिलाकर के 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से हमारा पूरा 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर बनता है। तो चलिए अब देखते हैं हम इस पैटर्न के आधार पर इस 2024 के प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ हम इसको एक्सप्लेन भी करते चले जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है कि इसमें पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यह क्या है। दिक् स्थान में किसी बिंदु पर, देखिए दिक् स्थान में किसी बिंदु पर क्या है, इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तो इसमें आपके पास विकल्प हैं, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, और साथ में है विद्युत आकाश। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, ये वाला विकल्प आपका सही है। क्यों क्यों सही है? क्योंकि इकाई धनावेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो वह आवेश बल का अनुभव करता है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले का क है, प्रश्न आपके सामने ये है, जो प्रश्न हमने पढ़ लिया था पहले, और इसमें देखें आप कि उत्तर इसका है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो तीसरा विकल्प है इसका है विद्युत क्षेत्र में एकाग्र धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है वह क्या होता है, अनुभव किया जाता है आवेश के द्वारा। इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह की रहेगी कि विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, और धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक जो है हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं। इस विद्युत क्षेत्र एक समान तीव्रता का विद्युत क्षेत्र E है। इस पर एक आवेश धनावेश प्लस Q आवेश रखा है, तो इस पर एक बल लग जाता है जो कि है वेक्टर F के बराबर, जो कि लग रहा है विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लग रहा है। ठीक है,
और लेकिन इसमें ऋणावेश अगर रख दिया जाता है तो ऋणावेश पर भी बल लगता है, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, ये हम जानते हैं। ठीक है? तो देखिए इसमें आगे, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फ़ॉर्मूला आप जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, यानी कि E इज़ इक्वल टू F अपॉन Q वेक्टर, F अपॉन Q वेक्टर, E इज़ इक्वल टू F अपॉन Q, और साथ ही साथ इसका मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है? बल का मात्रक न्यूटन और कूलम है आवेश का मात्रक। जहाँ जो वेक्टर E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तथा वेक्टर F है Q आवेश पर बल है। पहले का ख देखते हैं हम, तो ख पर चलते हैं। तो यहाँ आप देखिए, आवेशवाहकों की गतिशीलता म्यू का एसआई मात्रक है। आवेशवाहकों की गतिशीलता म्यू का एसआई मात्रक है, तो क्या होना चाहिए इसको? आवेशवाहकों की गतिशीलता का मात्रक क्या होना चाहिए बताइए? आवेशवाहकों की गतिशीलता का मात्रक। तो आवेशवाहकों की गतिशीलता का मात्रक, जैसे कि आप जानते हैं कि आवेशवाहक जो होते हैं, इसमें आंसर तो पहला तो हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका सही है ये वाला। ठीक है, मीटर स्क्वायर वोल्ट माइनस वन सेकेंड माइनस वन। लेकिन इस आंसर में ये आंसर कैसे आया इसको हम देखते हैं। तो सही उत्तर इसमें आप लिखेंगे सेकंड वाला ऑप्शन, मीटर स्क्वायर वोल्ट माइनस वन सेकेंड माइनस वन। और इसका जो एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से रहेगा कि आवेशवाहक की गतिशीलता जो होती है वो हम जानते हैं कि किसी भी चालक या अर्धचालक में जो आवेशवाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन या होल होते हैं। ठीक है, उनकी गतिशीलता जो मोबिलिटी होती है वह भौतिक राशि यह बताती है, ये मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता ये बताती है कि एकांक विद्युत क्षेत्र में लगने वाला जो आवेश लगाने पर एकांक विद्युत क्षेत्र में उसको रख देते हैं अगर आवेश को, यानी कि आवेश वाहक को, तो उस पर वह कितनी शीघ्रता से गति करेगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र अगर हमने अप्लाई किया है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपका न्यूटन पर कूलम में है या वोल्ट पर मीटर में है, तो 1 वोल्ट पर मीटर या 1 न्यूटन पर कूलम अगर आप विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उस पर वह कितनी तेजी से गति करेगा। जो ज़्यादा तेज गति करेगा वह आवेशवाहक, उसकी गतिशीलता ज़्यादा होगी। जो धीमे गति करेगा उसकी गतिशीलता कम होगी। तो गतिशीलता का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, म्यू से दिया जाता है वी डी अपॉन ई। वी डी ये क्या है? अपवाह वेग है, आवेशवाहक का अपवाह वेग। ठीक है, जब वो विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में आवेशवाहक गति करते हैं, और ये आवेशवाहक जब गति करेंगे तो वो गति जो है ये यहाँ पर जो है एकांक अगर विद्युत क्षेत्र लगाया है तो जितनी वो गति करेंगे उसको हम विद्युतशीलता कहते हैं। तो इसके हिसाब से इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप कह सकते हैं मीटर पर सेकंड तो मात्रक हो गया वीडी का, और ई का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है अपने। एक न्यूटन पर कूलम जो होता है वो 1 वोल्ट पर मीटर के बराबर भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो इसके हिसाब से बनेगा, मीटर है, ये मीटर भी ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वोल्ट ऊपर जाएगा, v माइनस वन हो जाएगा, सेकंड माइनस वन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आवेशवाहक की गतिशीलता का मात्रक बनता है। ठीक है, वीडी आवेशवाहक का अपवाह हो गया, ई विद्युत क्षेत्र हो गया, और म्यू आवेशवाहक की गतिशीलता हो गई। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसको देखते हैं। अधिक गतिशीलता होती है तो आवेश विद्युत क्षेत्र में तेजी से गति करेगा, और कम गतिशीलता होती तो धीमी गति होती है। इसलिए उच्च गतिशीलता वाले पदार्थों की विद्युत चालकता अधिक होती है। पहले का ग आप देखेंगे, किसी श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? In a series LCR circuit, resonant frequency depends on which of the following। ठीक है, तो इसको आप देखिए, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है R इज इक्वल टू एल अपॉन सी या वन अपॉन अंडर एल सी। ठीक है, और आपके पास है चौथा ऑप्शन है वन अपॉन अंडर आर सी। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही हो सकता है? आपके पास पता है ऑप्शन होता है वन अपॉन अंडर एल सी, ये सही ऑप्शन है। ठीक है,
तो इस ऑप्शन पे आप जाएँगे और कैसे ये बनता है, पहले सही उत्तर देखेंगे, हमको इतना लिखना है, आंसर इतना लिखना है, लेकिन इसके थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये आता है। एलसीआर परिपथ में आर, एल, सी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है? और नाद की जो अवस्था होती है उसमें एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर होते हैं। क्या है ये एक्सएल और एक्ससी? ये एक्सएल जो होता है धारितीय में ये कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात है, और एक्ससी क्या है? धारितीय प्रतिघात है। कैसे? कि माना कि सर्किट आपका है इस तरह का कुछ कि इसमें एक रेजिस्टेंस आपके पास है, ठीक है? एक इंडक्टेंस कॉइल है और एक कैपेसिटर है। इस तरह से ये 3 कंपोनेंट्स आपके पास हैं और इन पर आप एक विद्युत वाहक बल का स्रोत यानी कि एसी सोर्स आप लगाते हैं, एसी वोल्टेज या जो भी आपने लगाया, एसी वोल्टेज करंट, ठीक है? ये कैपेसिटर है, सी इसकी कैपेसिटी है और यहाँ पर इंडक्टेंस है, ये एल इंडक्टेंस इसका एल हेनरी का, और यहाँ पर आर इसका प्रतिरोध है मान लीजिए। तो ये जो प्रतिरोध लगाते हैं ना, ओमिक प्रतिरोध, ये तो आर ही होता है, लेकिन इसके द्वारा जो आरोपित प्रतिरोध होता है इसको हम बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, ये एक्स सी के बराबर होता है। और ये जो इंडक्टेंस लगाता है धारा के मार्ग में रुकावट, यानी कि हमारा जो कौन सी एसी करंट के मार्ग में जो ये रुकावट डालता है, वो कितनी होती है? एक्सएल बोलते हैं इसको, ठीक है? और एक्सएल और एक्ससी के वैल्यूज डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पर। इसमें करंट अगर आई है, फ्रीक्वेंसी इसकी एफ फ्रीक्वेंसी का अगर ये है, तो इस पर जो वैल्यू होता है इसका एक्सएल बराबर 2πfl होता है, जिसको प्रेरकीय प्रतिघात हम कह रहे हैं, और दूसरा होता है एक्ससी जो कि 1/2πfc धारितीय प्रतिघात कहलाता है, ठीक है? टू पाई एफ एल इजिकल टू 1/2πfc, एफ इजिकल टू क्या होगा? तो इन दोनों को बराबर रखेंगे तो एफ इजिकल टू 1/2π अंडर एल सी आपके पास आएगा। तो फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला हमारा ये बनता है, कौन सा? 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1/2π अंडर एल सी। इस अवस्था में परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है, इम्पीडेंस न्यूनतम और धारा अधिकतम होती है। इम्पीडेंस न्यूनतम हो जाता है, याद रखिएगा। इम्पीडेंस न्यूनतम मतलब प्रतिबाधा जो होती है ना, प्रतिबाधा होती है तीनों के कारण, जो हमारे सारे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं। अगर एलसीआर सर्किट है तो एलसीआर सर्किट में इंडक्टेंस भी लगा होगा, कैपेसिटर भी लगा होगा और रेजिस्टेंस भी लगा होगा, ठीक है? तो तीनों के द्वारा जो मिला जुला टोटल प्रतिरोध लगता है, वो आपका क्या होता है? वो प्रतिबाधा कहलाती है, एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस, ठीक है? वो ज़्यादा होगा तो धारा क्या होगी? कम होगी, ठीक है? और इम्पीडेंस कम होगा तो धारा अधिकतम होगी, और अधिकतम धारा यानी कि कम न्यूनतम इम्पीडेंस के केस में ही आपका क्या होता है? ये रेजोनेंस की कंडीशन आती है। और इसमें क्या होता है? उसके लिए कंडीशन यही है कि एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर होंगे तो टोटल इम्पीडेंस जो होता है वो आपका किसके बराबर? केवल ओमिक प्रतिरोध के बराबर रह जाता है, यानी कि जेड इजिकल टू आर रह जाता है, ठीक है? जेड इज इक्वल टू केवल आर, ये न्यूनतम है। जेड मिनिमम, मिनिमम का वैल्यू ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर है। तो चलते पहले का ख क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग चिकित्सा विज्ञान में कैंसर कोशिका को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसे आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स? दृश्य तरंगे, विजिबल वेव्स हैं, या अवरक्त तरंगे इंफ्रारेड वेव्स हैं, या गामा तरंगे हैं, या सूक्ष्म तरंगे हैं? तो कौन सी तरंग ऐसी होगी जो कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका बेस्ट आंसर है आपका गामा तरंग, ठीक है? तो गामा तरंग होती है जो कि कैंसर कोशिकाओं को समाप्त कर देती है। सही उत्तर है गामा तरंग। संक्षिप्त में इसके देखते हैं तो गामा तरंगे उच्च आवृत्ति की अत्यधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। इसमें उच्च प्रवेश क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा तरंगों की, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी ज़्यादा होने का कारण क्या है? कि इसमें क्या, उसमें आपका जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? आवृत्ति ज़्यादा होती है। अधिक आवृत्ति की तरंगें, क्योंकि आवृत्ति ज़्यादा होती है तो उनकी एनर्जी भी उनमें ज़्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हैं E इज़िकल टू एच न्यू। प्रत्येक जो हमारे वो हैं फोटॉन्स होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के फोटॉन, उनकी एनर्जी, प्रत्येक फोटॉन में एनर्जी E इज़िकल टू एच न्यू के बराबर होती है। तो ये सब डिपेंड करता है न्यू पर। न्यू आवृत्ति अधिक होगी तो E अधिक होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी। ज़्यादा एनर्जी होगी तो हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। तो इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है गामा तरंगों की। तो ये कैंसर कोशिकाओं के डीएनए जो जो होते हैं उनको क्षतिग्रस्त करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, ठीक है? कैंसर उपचार की इस विधि को हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी, ठीक है? रेडियोथेरेपी कही जाती है।
आगे देखें, दृश्य तरंगे, ये केवल देखने में सहायक, जो इसमें और ऑप्शन है, दृश्य तरंगे एक केवल देखने में सहायक होती है, अवरक्त तरंगे ऊष्मा चिकित्सा में उपयोगी होती हैं, सूक्ष्म तरंगे भोजन गर्म करने व संचार में प्रयुक्त होती हैं। पहले का कौन देखते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में मूल रूप में गैलोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो किस चीज में किया जाता है, किस कारण से उपयोग किया जाता है, धारा को संसूचित करने के लिए उपयोग में किया जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है धारा को मापने के लिए, या वोल्टता का मापन करने के लिए, या प्रतिरोध का मापन करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इनको आप बताएं कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो आंसर इसमें सही है कौन सा, पहला, धारा को संसूचित करने के लिए, मापने के लिए। धारा मापी इसका नाम होता है, गैलोमीटर को हिंदी में धारा मापी बोलते हैं, लेकिन ये धारा नहीं नापता है, ये केवल और केवल क्या करता है, यह धारा की उपस्थिति बताता है, यानी कि धारा वहां पर है या नहीं है, ये बताता है। ठीक है, तो चलिए देखें आगे, इसमें सही उत्तर है इसका, धारा को संसूचित करने के लिए इसको हम यूज में लाते हैं। तो संक्षिप्त व्याख्या एक्सप्लेनेशन इसका करेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में गैलोमीटर का मूल रूप में उपयोग धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, न कि धारा के परिमाण को मापने के लिए। ठीक है, धारा के परिमाण को नहीं मापा जाता, इससे क्या करते हैं, धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। गैलोमीटर अत्यंत संवेदनशील यंत्र है, बहुत ज्यादा संवेदनशील यंत्र होता है गैलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा भी करंट फ्लो होगी तो वो तुरंत जो है उसमें वो डिफ्लेक्शन उसमें आ जाएगा। ठीक है, परिपथ में बहुत छोटी सी धारा, अति अल्प धारा भी होगी तो उसको भी ये दर्शा देता है कि हाँ इतनी धारा, इसमें धारा बह रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, धारा के सटीक मापन हेतु इसमें शंट जोड़कर एमीटर बनाया जाता है। धारा को अगर सही आपको नापना है तो इसमें आप शंट जोड़ेंगे, शंट जोड़ करके इसको एमीटर के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर गैलोमीटर है, सपोज करिए, ठीक है, और गैलोमीटर का ये प्रतिरोध, मान लीजिए गैलोमीटर ये है, इसमें प्रतिरोध होगा गैलोमीटर के कॉइल का, माना कि वो जी है। ठीक है, अभी तो ये गैलोमीटर है, इसके दो टर्मिनल हैं, गैलोमीटर के दो टर्मिनल होते हैं, तो इन दो टर्मिनल के बीच में अगर आप एक प्रतिरोध ऐड कर देंगे, बहुत ही छोटा सूक्ष्म प्रतिरोध इस तरह से, ठीक है, इसके समांतर क्रम में, तो ये अब यंत्र बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा अमीटर, ये अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके समांतर क्रम में आपको एक छोटा सा शंट लगाना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्म प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक आइडियल अमीटर होता है जिसका अपना प्रतिरोध नगण्य होता है, याद रखेंगे इसको। आइडियल अमीटर किसे बोलेंगे, जिसका प्रतिरोध लगभग नगण्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें। वोल्टा मापन करना है, वोल्टा मापन के लिए इसमें उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर वोल्टमीटर बनाया, वोल्टमीटर में इसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहले का च, तो पहले का च है, एक अवतल दर्पण की वाई में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इन एयर इज 25 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इन वाटर विल बी हाउ मच, 50 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन अब देखिएगा, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अवतल दर्पण है ना, दर्पण, दर्पण में फोकस दूरी चेंज नहीं होती है अगर इसको डुबा दिया जाता है, किसमें, किसी भी द्रव में। तो जल में डुबाएंगे तो इसकी फोकस दूरी चेंज नहीं होगी। वजह इसके पीछे है कि जो अवतल दर्पण की या किसी भी दर्पण की फोकस दूरी होती है, गोली दर्पणों की, वो फ्रिक्वेंसी, सॉरी, उसकी जो फोकस लेंथ होती है वो डिपेंड करती है उसकी वक्रता त्रिज्या पर, और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है वह आप जानते हैं, अगर कोई दर्पण मान लीजिए आपके पास है, ठीक है, गोली दर्पण, माना कि अवतल दर्पण है, तो जिस किसी न किसी गोले का कटा हुआ भाग है, जिस गोले गोले का ये कटा हुआ भाग है, उस गोले का क्या, जो सेंटर होता है वो इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसका ध्रुव या सेंटर में होता है, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को आप बोलते हैं ये वक्रता त्रिज्या, इसका आधा फोकस दूरी है। अब चूंकि इसकी जो बनावट है, जब जल में डुबा दोगे तो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या तो बदलेगी नहीं। ठीक है, ये इसके अपवर्तनांक या अन्य किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए क्या होगा, इसकी फोकस दूरी पूरी तरह से वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, और वक्रता त्रिज्या जल में डुबाने से फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, यानी कि आंसर यही सही रहेगा। तो देखते हैं इसका उत्तर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
संक्षिप्त व्याख्या इसकी जो मैंने बताया आपको कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माध्यम वायु जल बदलने से परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब परावर्तन के कारण बनता है, अपवर्तन के कारण नहीं बनता है। जल में भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वही रहेगी, ठीक है। दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अवतल त्रिज्या पर निर्भर करती है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। F = R/2 होता है, ठीक है। अब अगर लेंस होता है इसकी जगह, तो लेंस की फोकस दूरी माध्यम बदलने पर बदल जाती है, ये आपको अलग से नोट करके रखना है। दर्पण की फोकस दूरी माध्यम बदलने पर नहीं बदलती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का 6 पार्ट। हाइगन्स के सिद्धांत के अनुसार किसी तरंग की ऊर्जा संचरण की दिशा होती है, तो आप इसको बता सकते हैं क्या होनी चाहिए। तरंगाग्र के पृष्ठ के अनुदिश, तरंगाग्र के लंबवत, तरंगाग्र से 45 डिग्री कोण पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों तरंगाग्र के लंबवत, यानी कि सेकंड वाला आंसर सही है इसका। सही उत्तर है तरंगाग्र के लंबवत। संक्षिप्त व्याख्या इसकी है, एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। तरंगाग्र जो होता है माध्यम में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसके जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर क्या होता है, सभी बिंदु क्या होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, ठीक है। सेम फेज में ये होते हैं। हाइगन्स का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है उसके अनुसार ये होता है कि जो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु जो होता है वह क्या करता है, वह नई तरंगिकाओं का स्रोत बनता है, जिनको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से प्राथमिक तरंगाग्र आगे बढ़ता है। किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला उभयनिष्ठ पृष्ठ यानी कि एनवलप तरंगाग्र की उस क्षण नई स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर आप कहीं किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर देखेंगे कि तरंगाग्र, या सपोज करिए आपका गोलीय तरंगाग्र है, तो गोलीय तरंगाग्र से ये गोलीय तरंगाग्र मान लीजिए, यहाँ इसका प्रत्येक बिंदु क्या होगा, नई तरंगिका का स्रोत बनेगा। तो यहाँ से एक तरंगिका निकलेगी, ये तरंगिका गोलीय तरंगिकाएं निकलेंगी माध्यम में चारों तरफ, ठीक है, इस तरह से निकलती जाएंगी। तो टी समय में माना कि ये अगर इन सब तरंगिकाओं को किसी क्षण इन सब तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला जो एनवलप हम बनाएंगे वो क्या होगा, तरंगाग्र की नई स्थिति होगी। तो ये तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करेगा ये वाला, ठीक है। तो ये गोलीय तरंगाग्र इस तरह से काम करता है। इसको हाइगन्स द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तरंग की ऊर्जा संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। अगर तरंगाग्र इस तरह से मान लीजिए गोली है, तो इसमें लंबवत क्या होता है, गोले के पृष्ठ पर जो लंब रेखा होती है वो ऐसे होती है, यानी कि त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या दिशा में होता है। तो इस दिशा में तरंग संचरण की दिशा भी होगी और साथ ही साथ तरंगाग्र के में ऊर्जा संचरण की दिशा भी होगी। अगर समतल तरंगाग्र है तो फिर तरंगाग्र के लंबवत, यानी कि ऐसे इसके पृष्ठ के लंबवत हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरंगाग्र के लंबवत होती है, कहने का मतलब है, ठीक है। और तरंग संचरण की जो दिशा होती है वो भी तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत होती है। तरंग संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत। नेक्स्ट है पहले का ज, इसको देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये है रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर तथा मार्स्टन ने एक प्रकीर्णन प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने डैश के पुंज को पतले स्वर्ण पन्नी पर निर्दिष्ट कराया। कौन है इसमें सही आंसर, गामा किरण, अल्फा किरण, तीसरा है बीटा कण और चौथा है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें बेटा सही आंसर होगा अल्फा कण। इसमें प्रकीर्णन प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस प्रयोग है, आप जानते होंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको आप जानते हैं। तो ये प्रयोग था, तो इसमें आंसर होगा अल्फा कण, सही उत्तर होगा अल्फा कणों का। संक्षिप्त व्याख्या इसके देखते हैं कि अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग है क्या, इसको देखते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, एक बहुत ही बारीक पुंज होता है किसका, अल्फा कणों का। एक सोर्स से अल्फा कण निकाले जाते हैं और वो जो है किसी सोने की जो पत्ती होती है, बहुत ही बारीक पत्ती, उस पन्नी पर उस पर टारगेट किया जाता है और वहां से देखे जाते हैं कि ये अल्फा कण किस तरह से स्कैटर्ड हो रहे हैं, किस तरह से प्रकीर्णित होते हैं। तो उनके प्रकीर्णन के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर जो है उसकी जो आंतरिक संरचना है परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। खास करके नाभिक की खोज करने में इससे मदद मिली, तो नाभिक के बारे में इससे जानकारी मिल जाती है इस प्रकीर्णन प्रयोग से। तो कैसे प्रयोग की व्यवस्था क्या होती है, इसमें होते हैं अल्फा कणों का पुंज होता है एक,
पतली स्वर्ण पन्नी होती है और साथ में एक जिंक सल्फाइड का एक पर्दा सामने देखने के लिए, प्रकीर्णन देखने के लिए। क्योंकि जिंक सल्फाइड क्या होता है, वो उसमें जब ये कण टकराते हैं ना, तो वो फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं, यानी कि प्रतिदीप्ति पैदा करते हैं, चमक पैदा करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ-कहाँ टकरा रहे हैं, मतलब उनके किस-किस कोण पर ये जाकर टकराते हैं। पूरे चारों तरफ वो होता है। अभी देखते हैं इसको। इस तरह से देखिएगा, ये स्वर्ण पन्नी है, ये स्वर्ण पन्नी है, यही वाली बारीक वाली यहाँ पर, ठीक है? और ये अल्फा कणों का सोर्स है। यहाँ से अल्फा कण इस पे पड़ेंगे और ये जो है कुछ ऐसे जाएँगे, ऐसे जाएँगे, ऐसे जाएँगे, ऐसे जाएँगे। ज़्यादातर तो सीधे निकल गए। अब ज़्यादातर सीधे निकल गए, इसका मतलब कि अधिकांश भाग खोखला है, सीधा समतल, ठीक है? बहुत कम ऐसे थे जो अधिक कोणों पर मुड़ गए, तो इसका मतलब, क्योंकि अल्फा कण पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब है बहुत कम ऐसे थे, इसका मतलब नाभिक की ये जो बीच में इसका परमाणु का जो सेंटर पार्ट होता है, उसमें धनावेश होना चाहिए, तभी। और बहुत छोटा धनावेश, बहुत छोटा होता है, सघन होता है, ठीक है? निष्कर्ष क्या निकलता है? अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन किए निकल गए, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। कुछ अल्फा कण अधिक मुड़ गए, मतलब अधिक कोण पर मुड़ गए, तो धन आवेश केंद्र में होता है, और बहुत कम कण वापस लौटे, तो नाभिक बहुत ही ज़्यादा सघन है, ठीक है? अगर बड़ा होता, सपोज़ नाभिक बड़ा होता, मान लीजिए बड़ा नाभिक होता, तो क्या होता? तो यहाँ वाले कण भी, ये कण जो है सारे क्या होते हैं? बड़े नाभिक में क्या होता है, कण जो है इधर वाले, मतलब जितने भी कण उसमें पड़ेंगे नाभिक में, नाभिक के पास, तो वो रिपेल हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। लेकिन ऐसे तो बहुत कम थे जो रिपेल हुए, वापस गए। तो जो वापस जाने वाले बहुत कम थे, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ पर जो ये स्थान है जो धनावेश का, वो बहुत कम है, यानी कि नाभिक बहुत छोटा सा है। तो छोटा नाभिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय बंधन बल, ये है अब अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन हमारे पास आ गए। नाभिकीय बंधन बल नाभिक के भीतर प्रोटोनों के बीच लगने वाले कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि नाभिकीय बंधन बल जो होते हैं, जो नाभिक के भीतर जो न्यूक्लियस होते हैं, उनके बीच जो बंधन बल लगता है, वो यानी कि एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, आकर्षण बल लगता है, वह कह रहे हैं कि नाभिक के भीतर प्रोटोनों के बीच लगने वाले कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल, कूलाम्ब का प्रतिकर्षण बल होता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, क्योंकि क्या होता है, प्रोटॉन धनावेशित है, तो दूसरा प्रोटॉन भी धनावेशित है, धनावेश धनावेश के बीच प्रतिकर्षण लगता है, तो उस प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करता है, यानी कि उससे बड़ा होता है, उससे विजित करता है, कह सकते हैं। नाभिकीय बल कूलाम्ब बलों की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। तो नाभिकीय बल कूलाम्ब बलों की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं, तो कारण ये है, ठीक है? अब बात है कि दोनों की दोनों चीजें सही है। ऐसा भी सही है कि नाभिकीय बल जो होता है, वो क्या होता है, प्रोटोनों पर आधिपत्य, प्रोटोनों के प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करता है, यानी कि उनसे बड़ा होता है। और कारण में कह रहे हैं कि नाभिकीय बल कूलाम्ब बलों की तुलना में अधिक प्रबल बल है, तो निश्चित रूप से नाभिकीय बल कूलाम्ब बलों की तुलना में प्रबल बल होता है, और इसी कारण से क्या आता है, वो आधिपत्य भी करता है, इसी वजह से आधिपत्य करता है। तो यानी कि दोनों ही सही है, और कारण भी अभिकथन की पुष्टि करता है, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 1 सही होगा, ठीक है? इसमें ऑप्शन 1 सही होगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं। आप ऑप्शन 1, 2, 3, 4 पे मत जाइए, आपको सीधा लिखना है, पूरा लिखेंगे आप, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है? बाकी मैंने आपको बता दिया कि कैसा होता है। जो नाभिकीय बल होते हैं, वो 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस पर काम करते हैं, बहुत ही प्रबल होते हैं, लेकिन बहुत कम दूरी पर काम कार्य करते हैं। और जो नाभिक है, नाभिक इसी साइज़ का होता है, तो वहाँ जो न्यूक्लियस है, वो इस पर न्यूक्लियस पर ये बल लगता है, ठीक है? यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। अब प्रोटॉन और प्रोटॉनों के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी ये बल लगता है। तो ये जो है बहुत ही प्रबल बल होता है। कारण कारण भी है कि नाभिकीय बल अल्प दूरी पर कार्य करने वाला बल है, परंतु उसी अल्प दूरी पर इसकी जो तीव्रता होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत ही हाई पावर का ये होता है। इसी वजह से वो आधिपत्य भी करता है किस पर? प्रतिकर्षण बल पर, जो कि कूलम्ब बल होता है। प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करता है, उसपे इससे कई गुना शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो ये सही है, मतलब पहले का यों देखेंगे। इसका प्रश्न नंबर 1 का जो 10वां क्वेश्चन, यानी कि 10वां पार्ट, यों चालकों का प्रतिरोध अर्धचालकों से कम होता है, ये अभिकथन है। कारण दिया हुआ है, का चालकों में चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। अब इसमें पहला जो अभिकथन है, चालकों का प्रतिरोध अर्धचालकों से कम होता है, देखिए सही बात है, क्योंकि चालक जो होते हैं, चालक इसीलिए वो चालक हैं, क्योंकि
उनमें प्रतिरोध कम होगा तो धारा आसानी से बहेगी। सुगमता से धारा बहती है, उन्हीं को हम चालक बोलते हैं, ठीक है? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो उसमें प्रतिरोध कम हो जाता है, तो अर्धचालकों की अपेक्षा उनका प्रतिरोध कम होता है। चालकों में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच जो चालन बैंड होता है, ठीक है? और संयोजकता बैंड नीचे है, चालन बैंड ऊपर है, ठीक है? तो इनके बीच में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक का गैप होता है। अब अधिक का गैप होगा तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा आसानी से, और जब चालन बैंड में नहीं पहुँचेगा तो वो चालक कैसे बनेगा? तो इसका मतलब चालकों में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये गलत है। तो ये चालकों में नहीं होता, बल्कि किसमें होता है ये कुचालकों में होता है ऐसा, ठीक है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। चालकों में कोई भी ऊर्जा अंतराल नहीं होता है, ठीक है? चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में। तो देखिए, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है? तो सही है हमारा। तो यही जो मैं बता रहा था कि इसमें बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालकों में, इसलिए उसमें विद्युत धारा आसानी से बह जाती है, इसलिए इनका प्रतिरोध प्रतिरोध कम होता है, ठीक है? जबकि अर्धचालकों में बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, बहुत कम होती है, इसलिए उनका प्रतिरोध चालकों से ज़्यादा होता है, ठीक है? ये यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाला जो बैंड दिख रहा है आपको, ये तो हमारा कौन-सा है? वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। और ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड, तीनों, ठीक है? और ये है हमारा इंसुलेटर, यानी कि कुचालक पदार्थ, और ये है हमारा ग्राफ किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए, और ये है कंडक्टर यानी चालकों के लिए। तो चालकों में आप देख रहे हैं तो इनके बीच में गैप है ही नहीं, यानी कि जो ऊर्जा अंतराल है ईजी से बताते हैं उसको, 0 है यहाँ पर, ठीक है? और इसमें थोड़ा-सा अंतराल होता है, ठीक है? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का, लेकिन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का अंतराल होता है किसमें? ये हमारा कुचालक में, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं, चालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से आच्छादित ओवरलैप होते हैं, ठीक है? ओवरलैप हो जाते हैं। अंतराल जो होता है, एनर्जी अंतराल, एनर्जी गैप जिसको बोलते हैं ईजी, वह 0 होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा अंतराल को कुचालकों का गुण है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, जैसा कि दिया हुआ है कारण में, वो चालकों में नहीं होता, वो कुचालकों में होता है, ठीक है? प्रश्न नंबर 2 पर आप आते हैं। पहला हमारा खत्म हुआ। प्रश्न नंबर 2, किसी एकांक धनावेश को अनंत से स्थिर विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया न्यूनतम कार्य कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है न्यूनतम कार्य? अनंत से किसी बिंदु आवेश को, एकांक धनावेश को लाने में कृत कार्य, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य, उसको क्या कहते हैं? ऐसा होता है, अगर हमारे पास यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है? इस विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु P पर अगर लेके आना है किसी आवेश को, ठीक है? अनंत से, इन्फिनिटी से यहाँ तक अगर हम आवेश को लेके आते हैं, तो कार्य करना पड़ता है W, और मान लीजिए हम लेके आ रहे हैं Q आवेश को, ठीक है? तो W/Q जो होता है, वो क्या होता है? इस पॉइंट P पर क्या होगा? विभव होगा। पॉइंट P पर Vp, अगर मैं कहूँ विभव Vp है, तो Vp होगा यहाँ पर, यानी कि विद्युत विभव होता है। Q आवेश को बिंदु P तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? वो, अगर W है तो W/Q, यानी कि प्रति एकांक धनावेश को लाने में कृत कार्य कितना होता है? W/Q, वो होगा Vp, यानी कि इस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो ये इसमें आंसर आएगा, वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है? एकांक धनावेश को अनंत से, ये परिभाषा भी है विद्युत विभव की, अनंत से धनावेश, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में जो न्यूनतम कार्य, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। बात आती है न्यूनतम कार्य की। न्यूनतम कार्य से मतलब क्या? न्यूनतम कार्य ये होता है बेटा कि भाई, जैसे हम अगर किसी आवेश को लेकर के आ रहे हैं, तो हम उसको फोर्स लगा करके अधिक बल से क्या कर सकते हैं? त्वरित कर सकते हैं। त्वरित करके नहीं लाना है, यानी न्यूनतम कार्य का मतलब आपको सिर्फ उसको चलाना है, उसमें त्वरण पैदा नहीं करना है, एक समान गति से उसको लेके आना है, ठीक है? तो वो तब कार्य जो होगा वो न्यूनतम कार्य होगा, ठीक है? तो ये यहाँ पर लिखा है, तो धीरे-धीरे लेके आना, मतलब गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो, इस तरह से लेके आना है, ठीक है? किसी बिंदु P पर मतलब गति ऊर्जा में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्य जो कहता है, यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में धनावेश पर जो बल लगेगा, धनावेश है अगर, ठीक है? धनावेश है ना, तो धनावेश पर तो बल लगता है इधर की तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और आप लेके आ रहे हैं इसको उल्टा। जब उल्टा लेके आ रहे हैं तो क्या करेंगे? तो ये जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप उतना ही बल लगाएँगे जितना ये बल इस पर लग रहा होगा, ठीक है? तो उतना ही बल लगाएँगे तो नेट फ़ोर्स तो 0 हो जाएगा, फिर भी वो चलेगा, नेट फ़ोर्स 0 होने पर चलेगा, लेकिन उसमें कोई
जो मतलब त्वरण है वो नहीं हो, बिना त्वरण के, ठीक है? बिना त्वरण के धीरे-धीरे लाना, उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है उसकी, क्योंकि गति नहीं बदलेगी, वेग नहीं बदलेगा। वेग नहीं बदलेगा तो गति में परिवर्तन नहीं होगा, गति में परिवर्तन नहीं तो वेग गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए अगर किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं हम, तो उसको जो कार्य होगा वो न्यूनतम कार्य होता है। तो ये है, इसका व्याख्या इस तरह से आप कर देंगे। भौतिक क्षेत्र में देखिए आप Q आवेश है, इस पर बिंदु P पर रखा हुआ, ठीक है? और ये बल है F, और अगर यहाँ पर अगर इसको अनंत से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो कार्य अगर हमको W जूल का करना पड़ता है, तो W/Q जो होगा वो इस बिंदु पर भी होगा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। W अनंत से प्लस Q आवेश को क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक P तक लाने में एक न्यूनतम कार्य है, ठीक है? प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। बायो-सैवर्ट नियम का वेक्टर स्वरूप लिखिए। राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है? तो देखें, उत्तर है बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम का वेक्टर स्वरूप हम किस तरह से देते हैं? ये है वेक्टर dB, पढ़ें इसको, वेक्टर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर dl r कैप अपॉन r स्क्वायर, और या ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन r क्यूब। अब इसके मायने समझते हैं, क्या है ये? मान लीजिए आपके पास ये एक वायर है, ठीक है? ये वायर आपको दिख रही है, एक्स वाई, ये वायर है। इस वायर में करंट फ्लो हो रही है आई एम्पीयर की, ठीक है? तो ये आई जो है वो वायर में करंट है, ठीक है? और यहाँ पर एक छोटा सा हम करंट एलिमेंट ले लेते हैं, जो कि इसका छोटा सा पार्ट है, जो कि डीएल इसकी लंबाई है। तो अगर डीएल लंबाई का एक तार में जो धारा बह रही है उसकी एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए वेक्टर डीएल लंबाई का, तो उसमें आई इंटू डीएल को हम करंट एलिमेंट बोल देते हैं। तो करंट एलिमेंट है छोटा सा, इस करंट एलिमेंट से आर दूरी पर स्थित ये पॉइंट पी है, ठीक है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आर है, तो यानी कि जो आर है वो क्या है? उस बिंदु की दूरी है करंट एलिमेंट से, ठीक है? ये आर। अब बात आती है कि ये वेक्टर आर क्या है? वेक्टर आर को आप देख रहे हैं, यहाँ से ये इस दिशा में खींचा गया सदिश है, यानी कि बिंदु पी का स्थिति सदिश है किसके? करंट एलिमेंट के सापेक्ष, ठीक है? अब जो फॉर्मूले को देखते हैं, करंट आई तो करंट है, डीएल करंट एलिमेंट की लंबाई है, आर कैप क्या? आर कैप है वेक्टर आर की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है? एकांक सदिश है, यानी कि आर कैप क्या हुआ? वेक्टर आर अपॉन आर के बराबर हुआ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको डिफाइन करनी है इसमें कि क्या क्या इसमें है, ये सारी चीज़ें। आई क्या है, डी वेक्टर डीएल क्या है, आर कैप क्या है, जो मैंने आपको बताया आर क्या है, ठीक है? ये सब बताएंगे। और ये है वेक्टर आर धारा तत्व से यानी करंट एलिमेंट से बिंदु तक का स्थिति वेक्टर, और आर कैप कितना होता है आप देख सकते हैं, आर कैप इजिकल टू वेक्टर आर अपॉन आर। वेक्टर आर इस बिंदु का स्थिति सदिश करंट एलिमेंट के सापेक्ष, और आर क्या है? करंट एलिमेंट से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ पर आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। और ये होता है ये आर कैप क्या हो? वेक्टर आर की दिशा में इकाई एकांक सदिश है। म्यू नॉट मुक्त अंतरिक्ष की पारगम्यता, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, ठीक है? ये आपने पढ़ा है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। म्यू नॉट का वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, इसमें दिशा कैसे निकाली जाती है? दिशा निकालने के लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल होता है। तो दिशा आप देख रहे हैं, इसमें आया था हमारे पास वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर कैप या वेक्टर आर जो आया था, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, दाहिने हाथ का नियम, ठीक है? थंब में अपने राइट हैंड में आप क्या करेंगे? ऐसे राइट हैंड में पकड़ेंगे एक जो वायर है, उस वायर को आप राइट हैंड में पकड़ेंगे, राइट हैंड में वायर पकड़ेंगे, तो जो वायर में जो अंगूठा हमारा अंगूठा है, वो अंगूठा किधर होगा? अंगूठा हमारा धारा की दिशा में होगा, ठीक है? अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है, और जब अंगूठा धारा की दिशा में होगा तो जो उंगलियां जिधर को मुड़ी होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये अंगूठे की दिशा में धारा है, ठीक है? और ये जो कर्ल है, कर्ल जिधर को कर्ल हो रखी है उंगलियां, उधर को हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है? तो ये दाहिने हाथ का नियम ये है, इससे हम इसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखें, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिसर नैनोमीटर में कितना होता है? जो हमारा विजिबल लाइट होती है, हमारे पास विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा हुआ, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा रेंज होता है। उस रेंज में जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम है, ठीक है? उसका रेंज है हमारा रेडियो वेव से लेकर के गामा वेव्स तक,
गामा विकिरण तक, ठीक है। तो रेडियो वेव्स का जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है, तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं रेडियो वेव से माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से और आगे जाते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से और आगे जाते हैं तो हमारा दृश्य प्रकाश जिसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम तो हमारे पास आता है कौन-सा अल्ट्रावायलेट, और अल्ट्रावायलेट से और आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आता है हमारे पास एक्स-रेज़, और एक्स-रेज़ के बाद लास्ट में गामा रेज़, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की होती है गामा विकिरण, गामा रेडिएशंस, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश लगभग बीच का होता है, तो बहुत छोटा-सा पार्ट ये पूरे हमारा जो स्पेक्ट्रम है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, उसका छोटा-सा पार्ट है। इनमें सब पूरे स्पेक्ट्रम में जितने भी सातों की सातों तरह की जो तरंगें हैं, वो मैंने बताई जो, वो सारी की सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, मतलब उसमें विद्युत का पार्ट भी होता है और चुंबक का पार्ट भी होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं, ठीक है? तो अब दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य परिसर है, आपको इतना लिखना क्या है इसमें, आप देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर आप केवल इतना लिखेंगे, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट का तरंगदैर्ध्य परिसर लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है, बस इतना ये आंसर सफिशिएंट है और इसमें आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मानव जो हमारी आँख होती है, ह्यूमन आई, वह जो है इसी प्रकाश को देख पाती है। बाकी के जो अ, तरंगें उसके लिए हमारी जो आई है वो सेंसिटिव नहीं है। केवल ये जो है इसमें वो दृश्य संवेदना पैदा करता है ये दृश्य प्रकाश, बाकी हमारी आँखों को कोई संवेदना मतलब दृश्य संवेदना पैदा नहीं करता है। रंग के अनुसार अगर देखें तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसकी 400 नैनोमीटर उसकी तरंगदैर्ध्य होती है और लाल रंग के प्रकाश की लगभग 700 नैनोमीटर होती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। गामा रेज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की है, रेडियो वेव्स लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की हैं। तरंगदैर्ध्य के हिसाब से देखें तो रेडियो वेव्स हाईएस्ट तरंगदैर्ध्य की है, गामा रेज़ लोएस्ट तरंगदैर्ध्य की है। इसमें छोटा-सा पार्ट आप एक दिख रहे हैं ये वाला विज़िबल लाइट का ये पार्ट, जिसको अलग से मतलब इसका अलग से दिखाया गया है कलर के हिसाब से। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है विज़िबल लाइट, जो कि इस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर एक छोटा-सा पार्ट है, ठीक है। तो इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये सारे कलर होते हैं। जैसे मैंने बताया अभी आपको, वायलेट की अगर देखें तो 400 नैनोमीटर इसकी तरंगदैर्ध्य होती है, जबकि रेड की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है, 700 नैनोमीटर, ठीक है। और जैसे कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की हमने बात की थी, ये सारे के सारे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आते हैं, दृश्य प्रकाश भी उसी में से है। मैंने कहा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों, देखिए ई और बी, आप रेड कलर का बी दिख रहा है आपको और ये दिख रहा है यहाँ पर ई और बी इससे जा रहे हैं, तो ये जो है कंपन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन भी है, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन भी हैं और ये जो है दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन कर रहे हैं, ठीक है, विद्युत विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और तरंग संचरण की दिशा ये है आपकी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में आपका विद्युत क्षेत्र है, कंपन कर रहा है ऐसे। चुंबकीय क्षेत्र के कंपन को अगर ध्यान से देखें तो आप ऐसे कंपन कर रहा है जो कि जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। और साथ-साथ में इनमें एक और ख़ास बात है कि इनकी कलाएँ समान हैं, किसकी? विद्युत क्षेत्र की कला और चुंबकीय क्षेत्र की कला, कला से मतलब ये साथ-साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, साथ-साथ 0 आ रहे हैं, यानी कि साथ-साथ ये चल रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से इसमें याद रखेंगे आप कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, उनमें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों वेक्टर होते हैं, वो कंपन करने मतलब उनके वैल्यूज़ और उनकी डायरेक्शंस लगातार परिवर्तित होती हैं, ठीक है? और निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपने प्रारंभिक मान और दिशा को पुनः प्राप्त करते हैं और दोनों के दोनों समान कला में कंपन कर रहे होते हैं। प्रश्न नंबर 5 आज हम देखेंगे, तो ये है क्वेश्चन, यदि किसी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne, होलों की संख्या NH के बराबर हो, होल और इलेक्ट्रॉन बराबर हो, तो ये किस प्रकार का अर्धचालक है? तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ था अर्धचालकों के बारे में कि अर्धचालक में जो नैज अर्धचालक होते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ बॉन्ड्स टूट जाती हैं, वैसे तो उसमें चालन संभव नहीं होता, लेकिन नैज अर्धचालक में क्या होता है कि कुछ बॉन्ड्स टूट जाती हैं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और जहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिक्ति जो होती है वो एक होल यानी कि धनावेश की तरह मतलब ट्रीट होती है। तो
जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितनी बॉन्ड टूटेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही होल्स वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। तो यानी कि इनकी संख्या बराबर होती है किसमें? नैज अर्धचालक में। तो आपका आंसर होगा नैज अर्धचालक। किसी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या Ni तथा होलों की संख्या NH समान है, अर्थात Ni बराबर NH। तो ये क्या है? ये अर्धचालक नैज या आंतरिक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। शुद्ध सिलिकॉन, सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम, इसमें है, ये आप उदाहरण दे सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि क्या कारण है, आंतरिक अर्धचालक में कोई अशुद्धि, डोपिंग नहीं होती है। डोपिंग नहीं होती है तो क्या होगा, उसमें जितने भी आपके वो होते हैं, क्या बोलते हैं, इसके परमाणु हैं सिलिकॉन जर्मेनियम के, ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में, तो उसमें चारों, उसकी जो आखिरी जो कक्षा होती है, इनमें उनके चार चार संयुक्ता, चार संयोजी होते हैं वो, ठीक है। मान लीजिए ये सिलिकॉन है तो इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंतिम कक्षा में, तो उसके बगल वाले परमाणु में भी ऐसे होगा, उसके बगल वाले परमाणु में भी ऐसे होगा। तो क्या करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन जो है, सभी जो एटम होते हैं, वो अपने बगल बगल के परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं और कोवलेंट बॉन्ड तैयार कर लेते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट अपनी पूरी हो जाती है हर एक की, तो कोई इलेक्ट्रॉन का फ्री नहीं होता, तो वहां पर चालन संभव नहीं होता है। लेकिन जो थर्मल एजिटेशन की वजह से रूम टेम्परेचर पर ही थोड़ी सी एनर्जी उनको मिल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन, कोई बॉन्ड टूट जाते हैं, तो कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं बहुत कम मात्रा में। तो जितनी बॉन्ड्स टूटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे, बाहर आ जाएंगे बॉन्ड सेट के। तो वहां पर जो बॉन्ड के अंदर एक रिक्ति बन जाएगी, तो उस रिक्ति को ये होल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ था पहले भी। तापीय ऊर्जा के कारण जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उतने ही होल उत्पन्न होते हैं, ये सब है, तो दोनों बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर आप समझ पाएंगे थोड़ा सा, पहले भी हमने सिखाया था आपको कि ये तो है आपका वैलेंस बैंड, ये है आपका चालन बैंड, ठीक है। चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं, लेकिन क्या होता है कि जैसे आपका नैज अर्धचालक है, तो उसमें जो इसका कोर है, उसमें चार +4 इसलिए है कि इसके चार इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ हैं, इसके भी चार इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ हैं, हर एक के चार इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रत्येक परमाणु साझा कर लेगा निकट वाले से, इसके साथ ये कर लेगा, इसके साथ ये कर लेगा, ठीक है, ऐसे इसके साथ ये कर लेगा, सब साझा करके ऑक्टेट पूरी कर देते हैं। लेकिन टेम्परेचर की वजह से, जो 300 केल्विन जैसा टेम्परेचर दिखाया गया, रूम टेम्परेचर लगभग इतना होता है, तो इस पर क्या होता है, यहाँ से निकल करके होल से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो यहाँ होल डेवलप हो गया। ऐसे ही इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ था, तो होल यहाँ पर दिखा है आपको, जो ग्रीन कलर के हैं इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर निकल रहे हैं, तो वहाँ पर रिक्ति हो जा रही है जहाँ से वो निकले, तो वो होल डेवलप होता है। इस तरह से हमारे कुछ बॉन्ड्स टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल वहाँ डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6। तो बच्चों, ये क्वेश्चन हम देखेंगे कल, और तब तक के लिए हम इसको अभी फिलहाल विराम देते हैं आज की कक्षा को, और कल की कक्षा में बेटा हम फिर से